नमस्कार साथियों अपन लोग जॉन लॉक के बारे में पढ़ रहे थे। तो अपनी पिछले वाली क्लास थी उसमें अपन ने जॉन लॉक का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में अध्ययन किया, उसके बारे में अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे साथियों जॉन लॉक, जो आपका राजस्थान विश्वविद्यालय का बीए पाठ तृतीय का जो सिलेबस है पाश्चात्य क्रांति विचारज्ञ वेस्ट पॉलिटिकल थिंकर, तो उसमें जॉन लॉक दिया हुआ है। तो जॉन लॉक के बारे में अपने सामान्य परिचय पढ़ा, उसके पुस्तकों के बारे में अपन ने अध्ययन किया। सामाजिक समझौता जो प्राकृतिक व्यवस्था है उसके बारे में अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे कि जो जॉन लॉक ने सरकार के कार्य तथा उसकी सीमाएं जो बताई उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर दूसरा जो है लॉक के राज्य की विशेषता, यानी कि जॉन लॉक ने जो राज्य की कल्पना की है, राज्य के बारे में जो अवधारणा दी है तो उसकी कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं। और जो तीसरा बिंदु है क्रांति या राज्य के विरोध का अधिकार, यानी कि जो राज्य में लोग निवास करते हैं तो उनको जॉन लॉक ने जो है क्रांति का एक अधिकार दिया है, यानी कि जब शासक कार्य नहीं करता है जनता के हितों के अनुकूल तो जो जॉन लॉक है वो क्रांति करने का अधिकार लोगों को देता है। ठीक है, तो इन बिंदुओं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है कि सरकार के कार्य तथा उसकी सीमाएं। कि जॉन लॉक ने जो सामाजिक समझौता किया वो दो आधार पर किया है, एक समाज के साथ और दूसरा जो है सरकार के साथ, यानी कि राज्य के साथ। ठीक है, तो जॉन लॉक कहता है कि अगर सरकार जनता के हितों को अनुकूल नहीं कर जनता के हितों के अनुकूल कार्य नहीं करती है, जनता की जो अधिकार है उन पर खरी नहीं उतरती है सरकार, तो जो जॉन लॉक है उस सरकार को पलटने का या उस शासक को बदलने का अधिकार जनता को देता है। ठीक है, या क्रांति करने का अधिकार भी वो देता है। तो सबसे पहले अपन सरकार के कार्य यहाँ देखते हैं कि जॉन लॉक ने क्या बताया है। लोक के सामाजिक समझौते की विशेष बात यह है कि जिस यंत्र द्वारा सरकार अपनी शक्ति और अधिकार प्राप्त करती है, यानी कि जिस यंत्र द्वारा सरकार को शक्ति मिलती है प्राप्त करती है, उसे लाल संविदा कहकर नहीं पुकारता, उसे जॉन लॉक जो है संविदा कहकर नहीं पुकारता, बल्कि उसे वह एक ट्रस्ट की संज्ञा देता है, बल्कि वह उसे एक ट्रस्ट धरोहर कहता है। यानी कि सरकार अपनी शक्ति और अधिकार प्राप्त करती है, यानी कि जो सरकार जो अपनी शक्ति और अधिकार प्राप्त करती है जिससे, तो जॉन लॉक उसको एक ट्रस्ट की संज्ञा वो देता है या ट्रस्ट की धरोहर उसको मानता है। समाज तथा सरकार के पारस्परिक संबंध को सूचित करने के लॉक ने संविदा के स्थान पर ट्रस्ट का प्रयोग इसलिए किया, यानी कि ट्रस्ट शब्द का प्रयोग वो इसलिए करना चाहता है कि वह सरकार को समाज के अधीन रखना और इस बात पर जोर देना चाहता है कि सरकार जनहित के लिए स्थापित है, यानी कि जो सरकार है वो जनता के हित के लिए है, जो सरकार है वो जनता के हितों के अनुकूल कार्य करेगी। इस कारण जो है वो उसको जनता का ट्रस्टी मानता है, यानी कि सरकार को जो है जनता का ट्रस्टी कहता है। और ट्रस्ट की अवहेलना कर इस बात पर जोर देना चाहता है कि सरकार जनहित के लिए स्थापित है और ट्रस्ट की अवहेलना करने पर उसे हटाया जा सकता है, और जो ट्रस्ट की जो अवहेलना होगी तो उसको एक तरह से सरकार को जो हटाया जा सकता है। इस प्रसंग में संविदा शब्द के प्रयोग का अर्थ यह होता है कि सरकार और जनता में समानता का संबंध है और यह बात उसे मान्य नहीं थी, यानी कि ट्रस्ट की स्थापना जो है वो समाज के द्वारा अपने हित के लिए की गई है, यानी कि ये जो एक ट्रस्ट उसने बताया है उसकी स्थापना किसके लिए की गई है, समाज के हित के लिए यहाँ की गई है। अतः सरकार का यह कर्तव्य है कि वह ट्रस्ट के अनुसार कार्य करे। अतः सरकार का जो कार्य है वो सरकार के संबंध में कहता है कि सरकार जो है उस ट्रस्ट के अनुसार कार्य करे। यदि सरकार ट्रस्ट की मर्यादाओं का उल्लंघन करती है तो समाज को अधिकार प्राप्त है कि वह उस सरकार को भंग कर दे, यानी कि जो सरकार है उस ट्रस्ट के अनुकूल कार्य नहीं करती, उस ट्रस्ट की आशा के अनुरूप कार्य नहीं करती है, प्रतिकूल कार्य करती है, तो जनता को यह अधिकार है कि उस ट्रस्ट को हटा दे या नष्ट कर दे, उसके पद से पदमुक्त कर दे, सरकार को बंद कर दे। जहां तक सरकार के कार्यों को ट्रस्ट द्वारा सरकार पर लगाई गई सीमाओं का संबंध नहीं, संबंध में लाभ कहना चाहता है कि मनुष्यों के राज्य के संगठित होने तथा अपने आप को सरकार के अधीन रखने का महान एवं मुख्य उद्देश्य अपनी संपत्ति की रक्षा करना है। यानी कि जॉन लॉक कहना चाहता है कि जनता को शासक के अधीन रखना, सरकार की स्थापना करना, इन सब के पीछे एक कारण है कि लोगों की संपत्ति की रक्षा हो, यानी कि मनुष्यों के राज्य में संगठित होने, यानी कि मनुष्य में राज्य में संगठित हो रहा है तथा अपने आप को सरकार के अधीन रखने का महान एवं मुख्य उद्देश्य अपनी संपत्ति की रक्षा करना है, यानी कि संपत्ति को यहाँ इम्पोर्टेंट स्थान
स्थान देता है। यहाँ पर लोक के द्वारा संपत्ति शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया गया है, यानी कि संपत्ति को जो है वो व्यापक अर्थों में समाहित करता है। वो कौन कौन से, और उसकी संपत्ति की धारणा के अंतर्गत संपत्ति के अतिरिक्त जीवन तथा स्वतंत्रता भी सम्मिलित है, यानी कि संपत्ति के साथ में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार भी उसने यहाँ शामिल किया है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन, संपत्ति तथा स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए सरकार को 3 कार्य करने होते हैं। उनका प्रथम कार्य मानव जीवन को व्यवस्थित रखने का, यानी कि सरकार का जो मुख्य कार्य उसने बताया है कि मानव जीवन को व्यवस्थित करने का कार्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, और समस्त विवादों का निर्णय करने के लिए उचित और अनुचित न्याय का मापदंड निर्धारित करना है। अर्थात प्राकृतिक कानून की सर्वमान्य व्याख्याएं प्रस्तुत करना है। यह कार्य सरकार के व्यवस्थापक अंग का है। सरकार का दूसरा कार्य एक ऐसी निष्पक्ष शक्ति की स्थापना करना है जो स्थापित कानूनों के अनुसार व्यक्तियों के पारस्परिक विवादों पर निर्णय कर सके, यानी कि सरकार के यानी कि जॉन लॉक उसने 3 अधिकार इंपोर्टेंट बताए हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। ठीक है, सरकार के 3 मुख्य कार्य उसने बताए हैं कि प्रथम कार्य जो है मनुष्य को व्यवस्थित करने और समस्त विवादों का निर्णय करने के लिए। ठीक है, जो दूसरा कार्य उसने बताया निष्पक्ष शक्ति की स्थापना करना, जो कि स्थापित कानूनों के अनुसार व्यक्तियों के पारस्परिक विवादों पर निर्णय दे सके। तीसरा कार्य बताया है उसने, सरकार का तीसरा कार्य है दूसरे समाजों तथा दूसरे नागरिकों से समाज तथा उसके नागरिकों के हितों की रक्षा करना, यानी कि जो नागरिक हैं उनके हितों की रक्षा करना बताया है। जॉन लॉक का कहना है कि इन तीनों कार्यों के संपादन के लिए पृथक पृथक गुणों तथा शक्तियों की आवश्यकता होती है। जॉन लॉक कहता है कि ये जो 3 कार्य हैं, सरकार के जो 3 कार्य हैं, तो इनकी जो है अलग अलग गुण और योग्यता होनी चाहिए। इन शक्तियों तथा कार्यों में पृथक्करण भी होना चाहिए। जो लोग कानून बनाते हैं उन्हीं को उनकी व्याख्या करने का अधिकार दे देना बुद्धिहीनता, यानी कि जो लोग कानून बना रहे हैं, जो लोग संस्था बना रहे हैं, तो उनको जो है उनकी व्याख्या का अधिकार देना बुद्धिहीनता, यानी कि उनको जो है उनकी व्याख्या का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को एक दूसरे से पृथक ही रखा जाना चाहिए। इसलिए जो है कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है इन दोनों को अलग अलग होना चाहिए। यद्यपि न्यायिक और कार्यपालिका कार्यों में स्पष्ट भेद तथा लॉक ये दोनों ही कार्य एक अंग को सौंपने के लिए तैयार है, क्योंकि ये दोनों अंग समाज की सशक्ति आधार पर अपना कार्य करते हैं। तो इस प्रकार जो है जॉन लॉक है सरकार के कार्यों को अलग अलग प्रकार से वो डिफाइन करने की यहाँ कोशिश करता है। अब सरकार के जो कार्य उसने बता दिए, लेकिन जो जॉन लॉक जो राज्य की कल्पना करता है, तो उसने जो राज्य की कल्पना की है तो उसकी कौन कौन सी वो विशेषताएं बताता है, यानी कि राज्य के संबंध में। सबसे पहले वो विशेषता बताता है कि राज्य मानव कल्याण का एक साधन मात्र है, यानी कि व्यक्ति का जो आर्थिक विकास है, उसकी सुख सुविधाएं, उसका जो कल्याण है वो एक राज्य के द्वारा ही यहाँ हो सकता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं राज्य मानव कल्याण का एक साधन मात्र किस प्रकार से है। लोक की विचारधारा के अंतर्गत व्यक्ति को साध्य और राज्य को एक साधन की स्थिति प्रदान की गई है, यानी कि व्यक्ति को साध्य माना गया है, राज्य को एक साधन माना गया है, यानी कि जो व्यक्ति है वो राज्य के द्वारा ही अपनी आर्थिक पूर्ति उदरपूर्ति को कर सकता है। राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं। लॉक के अनुसार शासन का उद्देश्य समुदाय का कल्याण है, यानी जॉन लॉक एक स्थान पर लिखते हैं कि शासन का उद्देश्य समुदाय का कल्याण करना है, लोगों का कल्याण करना है। आदर्शवादी विचारों के समान लॉक राज्य को किसी प्रकार की रहस्यात्मक श्रेष्ठता प्रदान नहीं करता, यानी कि राज्य को इतना ज्यादा महत्व नहीं देता। वो एक बात बताता है कि राज्य का उद्देश्य लोगों का कल्याण करना है। वह तो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा का एक साधन मात्र है, यानी कि जो राज्य है वो व्यक्ति के जीवन, सत्ता और संपत्ति की रक्षा करने का एक साधन है। राज्य का महत्व उसी सीमा तक है जिस सीमा तक वह उस लक्ष्य की प्राप्ति करता है, यानी कि जो रक्षा है लक्ष्य की प्राप्ति तक उसका उद्देश्य है। नंबर 2 उसने बताया राज्य की विशेषता कि राज्य का आधार जन सहमति, यानी कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो जन सहमति के आधार पर हुई है। यानी कि पिछले वाली क्लास में अपन ने पढ़ा कि जो प्राकृतिक अवस्था थी उसका त्याग करके लोगों ने राज्य की स्थापना की है, यानी कि समाज को सही सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए
लोगों ने प्राकृतिक अवस्था का त्याग करके यहाँ राज्य की स्थापना की है। ठीक है, तो राज्य की स्थापना किस आधार पर हुई है? यहाँ जन सहमति के आधार पर राज्य की स्थापना हुई है। तो जॉन लॉक अपनी विचारधारा में कहता है कि विचारधारा का प्रथम और अंतिम स्वर जन सहमति है। लॉक ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में समझौते सिद्धांत को अपनाया, जिसका मूल विचार यह कि राज्य की स्थापना जन सहमति पर आधारित हुई है। लॉक के अनुसार जनता राज्य की आज्ञाओं का पालन इसलिए करती है कि राज्य की सत्ता जन सहमति पर आधारित है, यानी कि जो जनता है वो राज्य की आज्ञाओं का पालन इसलिए करती है कि जो राज्य है वो जन सहमति पर आधारित है, और राज्य की आज्ञाओं का पालन करना जनता के हित में है, यानी कि जो राज्य की आज्ञाओं का पालन करेंगे वो लोग ये समझेंगे कि ये जो आदेश दिए गए हैं वो अपने हित के लिए दिए गए हैं। किंतु यदि शासक वर्ग केवल अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए मनमाना शासन करने की प्रवृत्ति को अपनाए तो ऐसी परिस्थितियों में जनता शासन की आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि शासक सिर्फ अपनी स्वार्थ नीतियों का प्रयोग करता है या अपने ही हितों में लगा रहता है, तो इस प्रकार अपनी स्वार्थ के वशीभूत होकर जो आदेश दिया गया है तो उन आज्ञाओं का पालन जो है वो जनता नहीं करती, उन आज्ञाओं का जनता जो है विरोध कर सकती है। ठीक है, तो जो राज्य का आधार है जन सहमति पर आधारित है। नंबर तीसरी जो उसने विशेषता बताई है कि सीमित सत्ता वाला राज्य, यानी जो राज्य की सत्ता है, शासक है, उसको सीमित सत्ता प्रदान की है, यानी कि शासक को जो लोगों ने अमर्यादित सत्ता नहीं दी है, उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाया है और जनता के हितों के अनुकूल अगर वो व्यवहार नहीं करता है उसको जनता जो है पद से हटा सकती है। सीमित सत्ता वाला राज्य। स्वयं जॉन लॉक कहता है कि राज्य को निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु न्यासदायी शक्तियां ही प्राप्त, यानी कि जो राज्य का निश्चित उद्देश्य है उसके लिए उसको एक तरह से यहाँ शक्तियां सौंपी गई है, अर्थात उसकी शक्ति लोक कल्याण की सिद्धि के लिए ही है। जिस साधन के आधार पर सरकार के द्वारा अपनी शक्तियां और अधिकार प्राप्त किए उसे संविदा कहकर नहीं पुकारता बल्कि वह उसे ट्रस्ट कहता है, यानी कि सरकार को जो शक्तियां दी हैं लोगों ने उसको वह एक ट्रस्ट की संज्ञा देता है, यानी कि शासक क्या है? एक ट्रस्टी है। ट्रस्ट में यह भाव नहीं है कि सरकार की शक्तियां सीमित हैं और यदि सरकार ट्रस्ट की सीमाओं का उल्लंघन करती है तो समाज को अधिकार है कि सरकार को भंग कर दे, और यदि सरकार ट्रस्ट की सीमाओं का उल्लंघन करती है तो जो लोग कहता है कि सरकार जो है उसको भंग कर दे, सरकार को भंग कर दे। उसकी रचना यानी कि जो शासक पर जो उसने प्रतिबंध लगाए हैं तो उसने जो शासन पर दो निबंध हैं, ट्रूटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, यानी कि जो उसकी रचना है उस पुस्तक में इन विचारों को उसने लिखा है। ठीक है, नंबर 4 बात करते हैं संवैधानिक राज्य, यानी कि संविधान के अनुरूप सीमित सत्ता वाला जो राज्य है उसकी विशेषताएं बताएंगे। संवैधानिक राज्य का नाम दिया उसने जो शासन विधि के अनुसार चलाया जा सके। क्या कहता है संवैधानिक राज्य में कि लॉक एक संवैधानिक राज्य का प्रतिपादक है जिसके अंतर्गत विधि के शासन को अपनाया गया है, यानी कि उस राज्य में जो है कानून का शासन निहित है और संविधान और कानून के अनुसार जो है सरकार या शासक राज्य को चलाएंगे, मनमाने शासक को नहीं। लॉक राज्य में विधि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है और शासक तथा शासित दोनों को समान रूप से उचित विधियों के पालन का निर्देश देता है, यानी कि शासक और शासित को है दोनों को समान शक्तियों को मानता है और जो वो कार्य करेंगे शासक और शासित तो अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही वो कार्य करेंगे। लॉक ने स्पष्ट कहा है कि जहां कानूनों का अंत होता है वहां अत्याचार प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार का जो कोटेशन है वो आपको परीक्षा में लिखते हैं, जैसे राज्य के संबंध में क्या उसने विचार दिए हैं। तो जॉन लॉक कहता है कि जहां कानूनों का अंत होता है वहां अत्याचार प्रारंभ हो जाता है, यानी कि जहां कानून ही नहीं होंगे तो स्वाभाविक बात है कि वहां अत्याचार होंगे। जॉन लॉक शासन के द्वारा स्वयं विवेकी और संकटकालीन शक्तियों के प्रयोग को स्वीकार करता है, लेकिन उसका कथन है कि ये शक्तियां विधि के शासन की पूरक हैं, विकल्प नहीं। अतः शासन के द्वारा इन शक्तियों का जो प्रयोग है वो अपार और विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए, यानी कि जो संकटकालीन शक्तियां हैं उनका जो प्रयोग है परिस्थिति के अनुसार ही किया जाना चाहिए। नंबर जो 5वीं विशेषता उसने बताई है कि निषेधात्मक राज्य का प्रतिपादन है।
निषेधात्मक राज्य का उसने प्रतिपादन यहाँ किया है। जॉन लॉक के राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना, उसके चरित्र को सुधारना, यानी नैतिक उत्थान नहीं। यानी कि जॉन लॉक का जो राज्य है वो निषेधात्मक कैसे है कि जो जॉन लॉक ने जो राज्य की अवधारणा दी है, सरकार को, शासक को शक्तियां दी हैं, तो जॉन लॉक कहता है कि शासक को एक अधिकार है कि व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करे, व्यक्तियों का कल्याण और उसका जो नैतिक उत्थान है उस पर उसने ध्यान नहीं दिया है। उनके व्यक्तियों को चरित्र को सुधारना या नैतिक उत्थान को नहीं। अपने लेटर ऑन टॉलरेशन में उसके द्वारा स्पष्ट इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि राज्य व्यक्तियों के नैतिक विकास की क्षमता नहीं रखता और नहीं उसके द्वारा ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए, यानी कि राज्य को व्यक्तियों को नैतिक विकास के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो लॉक ने राज्य की विशेषताएं बताई है कि राज्य मानव कल्याण का एक साधन मात्र है, राज्य का आधार जनसहमति है, सीमित सत्ता वाला राज्य है, संवैधानिक राज्य है, निषेधात्मक राज्य का प्रतिपादन उसने किया है। अब देखते हैं साथियों, प्रांतीय राज्य के विरोध करने का अधिकार उसने इस प्रकार से किया है, यानी कि साथियों यहाँ पर देखते हैं प्रांतीय राज्य के विरोध का अधिकार, यानी कि जो लोग ने जो है जनता को या राज्य के व्यक्तियों को क्रांति करने का अधिकार दिया है। वो कहता है कि अगर शासक या सरकार जनता के हितों को अनुकूल कार्य नहीं करती है तो जनता को यह अधिकार है उस सरकार को अपदस्थ कर दे या क्रांति द्वारा उस राजा को हटा दे और नए शासक की नियुक्ति करे। इसी बात को जो है यहाँ बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। तो जॉन लॉक क्रांति के संबंध में कहता है कि राज्य का निर्माण लोकहित के कुछ विशेष लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, यानी कि जॉन लॉक राज्य के संबंध में कहता है कि जो राज्य का निर्माण है वो लोकहित की दृष्टि से यहाँ किया गया है। अतः राज्य की शासन शक्ति सीमित है, यानी कि जो राज्य की शासन शक्ति है, शासक जो है उसकी शक्तियां यहाँ सीमित हैं और उसे वह एक न्यासी के रूप में ही यह शक्तियां प्राप्त है, यानी कि ट्रस्टी के रूप में ही उसे यह शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त राज्य तथा शासन की यह शक्ति जन सहमति पर आधारित है, यानी कि जो राज्य का निर्माण हुआ है, ये राज्य रूपी संस्था चल रही है, जो इसका निर्माण है वो जन सहमति के आधार पर हुआ है, यानी कि व्यक्तियों ने आपसी सहमति के आधार पर इसका निर्माण यहाँ किया है। इसका स्वाभाविक निष्कर्ष यह है कि यदि शासन निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रहे, यानी कि जो शासन है वो निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति अगर नहीं कर पाता या उसमें असफल रहता है, अथवा यदि वह अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने लगे, तो ऐसी स्थिति में जनता को उसके विरुद्ध विद्रोह या क्रांति करने का अधिकार प्राप्त है, यानी कि अपनी सीमाओं का अगर उल्लंघन करता है तो जनता को यह क्रांति करने का अधिकार यहाँ दिया गया है। जनता अपने इस अधिकार का प्रयोग कर शासन में इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकती है, यानी कि जनता जो है इस अधिकार का प्रयोग करके शासन में जो है इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकती है या उसे अपदस्थ भी कर सकती है। उसके अनुसार जब जनता यह अनुभव करे कि व्यवस्थापिका यानी कि सरकार उसमें रखे जाने वाले विश्वास के प्रतिकूल कार्य कर रही है, यानी कि जनता के विश्वास के अनुकूल कार्य नहीं कर रही है, प्रतिकूल या विपरीत कार्य कर रही है, तो जनता को यह सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है कि वह उसे हटा दे या बदल दे, यानी कि जनता को उसमें परिवर्तन करने का यहाँ अधिकार दिया गया है। लॉक का विचार है कि समाज का स्थान सरकार से ऊपर है, यानी कि समाज को स्थान दिया है वो सरकार से ऊपर है। सरकार से ऊपर होने के कारण सरकार के भंग होने पर भी समाज ज्यों का त्यों बना रहता है, यानी कि सरकार अगर भंग हो जाती है तो भी समाज की स्थिति वैसे की वैसे बनी रहती है। इस प्रकार सरकार की बदचलती सामाजिक अव्यवस्था का कारण नहीं बनती, यानी कि सरकार की अगर बर्खास्त होती है तो उसमें समाज की कोई भूमिका नहीं होती। लॉक जनता के क्रांति करने के अधिकार पर दो सीमाएं लगाता है, यानी कि अगर जनता क्रांति कर रही है तो उस पर जॉन लॉक दो सीमाएं प्रत्यारोपित करता है। तो कौन कौन सी करता है? वो पहली है कि क्रांति तभी की जानी चाहिए जब शासक जनता के अधिकारों की रक्षा करने में असक्षम हो, यानी कि
और शासक वर्ग के अत्याचार ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि उन्हें सहन करना संभव नहीं, यानी कि शासक के जो अत्याचार हैं वो बहुत अधिक बढ़ जाए। पहली शर्त तो ये है। दूसरी शर्त वो लगाता है कि क्रांति के अधिकार का प्रयोग समाज के बहुमत द्वारा ही किया जा सकता है, यानी कि क्रांति का जो प्रयोग है समाज का बहुमत होना चाहिए, तभी क्रांति का प्रयोग किया जा सकता है। अल्पमत द्वारा नहीं, कुछ व्यक्तियों के द्वारा क्रांति का प्रयोग नहीं हो सकता। क्रांति के अधिकार पर लगाई गई ये सीमाएं निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और इन सीमाओं के कारण क्रांति के अधिकार के दुरुपयोग की आशंकाएं बहुत कम हो जाती है, यानी कि ये सीमाएं उसने बहुत महत्वपूर्ण लगाई हैं। इससे क्या है कि क्रांति करने की जो सीमाएं हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। इस प्रकार जो है जॉन लॉक ने क्रांति या राज्य के विरोध करने का लोगों को अधिकार दिया है। अब जो है जॉन लॉक का एक बिंदु अपन और देखते हैं यहाँ कि सरकार के विरुद्ध, यानी कि सरकार के संदर्भ में जॉन लॉक ने क्या कहा है। यानी कि सरकार के संदर्भ में जॉन लॉक ने जनतंत्रीय शासन का ही जनतंत्रीय शासन को ही सर्वश्रेष्ठ यहाँ माना है। तो अपन देखते हैं इस प्रकार से माना है। लॉक ने सरकार के रूपों का संक्षेप में उल्लेख किया। वास्तव में वह सरकार के रूपों की अपेक्षा उन सिद्धांतों को अधिक महत्व देता है जिन पर सरकार आधारित हो। जब तक सरकार जनता की सहमति पर आधारित है तब तक लॉक के अनुसार प्रत्येक प्रकार की सरकार उचित है, यानी कि जनता की सहमति पर जो सरकार चलती है उसी को वो जॉन लॉक जो है उचित सरकार की संज्ञा देता है। यानी कि जब जनता की सहमति पर सरकार निर्वाचित होती है तो वो सरकार सही अर्थों में कार्य कर पाती है। तो भी वह सरकार के 3 विभिन्न रूपों का उल्लेख करता है, यानी कि उसने सरकार के 3 रूप उसने बताए। यदि समाज व्यवस्थापक शक्ति अपने हाथों में रखता है और स्वयं द्वारा निर्मित कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करता है तो वह सरकार जनतंत्रवादी है। यानी कि समाज व्यवस्थापक शक्ति अपने हाथों में रखता है, यानी कि समाज जो शक्ति अपने हाथ में रखता है और स्वयं द्वारा निर्मित कानूनों को कार्यान्वित करने के लिए कुछ अधिकारियों की वो नियुक्ति करता है। कौन करता है? समाज। तो वह सरकार जनतंत्रवादी है, यानी कि लोगों के द्वारा वो सरकार चलाई जाती है। ठीक है, उस सरकार को जो लोग जनतंत्रवादी सरकार की यहाँ संज्ञा देता है। यदि समाज व्यवस्थापक शक्ति समाज के कुछ विशेष व्यक्तियों और उनके द्वारा नियुक्त तंत्री होती है, यानी कि समाज के कुछ विशेष व्यक्तियों के द्वारा अगर शासन सत्ता चलाई जाती है तो उसको जॉन लॉक वर्गतंत्रवादी सरकार की संज्ञा यहाँ देता है। और यदि व्यवस्थापक शक्ति एक व्यक्ति को दे दी जाती है तो वह राजतंत्र होता है, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा अगर शासन शक्ति चलाई जाती है तो उसको स्वाभाविक रूप से वो है राजतंत्र शक्ति कहलाती है। जॉन लॉक सामान्यतः जनतंत्र का समर्थन करता है क्योंकि उसका विचार है कि जनता की इच्छा का सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप में पालन जनतंत्र में ही संभव है, यानी कि जो जनता के वास्तविक कार्यों की पूर्ति होगी, जो जनता का कल्याण होगा वो जनतंत्र में ही हो सकता है। परंतु वह कोई गणतंत्रवादी नहीं था, यानी गणतंत्रवादी तो नहीं था। उसका विश्वास था कि संवैधानिक राजतंत्र सरकार का सर्वोत्तम रूप है। संवैधानिक राजतंत्र से उसका आशय राज्य के प्रधान के रूप में सीमित शक्तियों वाला राजा हो, यानी कि अगर राजा हो तो सर्वश्रेष्ठ कौन से राजा को बताता है कि सीमित शक्तियों वाला राजा होना चाहिए। किंतु विधायी और प्रशासनिक विषयों पर अंतिम नियंत्रण की शक्ति जनप्रतिनिधियों को प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि जो जनप्रतिनिधि उनको वास्तविक रूप से जो है सत्ता यहाँ प्राप्त होनी चाहिए। तो जो है लोगों को, यानी कि जो अंतिम सत्ता है वो है लोगों को प्रदान करने में ही ज्यादा विश्वास करता है। तो साथियों एक बार अगर इस चीज का दोबारा से यहाँ रिवाइज करते हैं। जॉन लॉक पर पढ़ रहे हैं सरकार की कार्य तथा उसकी सीमा, यानी कि जॉन लॉक ने सरकार के बारे में बताया कि सरकार जो है जनता के हितों के अनुसार किस प्रकार से कार्य करेगी और जो उसकी सीमाएं हैं, यानी कि सरकार की सीमाओं का उसने उल्लेख किया है कि सरकार अगर जनता के हितों के अनुकूल कार्य नहीं करती है तो उसने शासन सत्ता को परिवर्तन करने की यहाँ बात कही है। ठीक है, जॉन लॉक के राज्य की विशेषताएं सारी जॉन लॉक के राज्य की विशेषताएं आपको यहाँ पूछी जा सकती है। तो पेपर की
संविधात्मक राज्य का प्रतिपादन उसने यहाँ किया है। ठीक है, उसके बाद क्रांति या राज्य के विरोध का अधिकार, यानी कि जनता को उसने जो है क्रांति या राज्य के विरोध का अधिकार दिया है। अगर शासन सत्ता सही अर्थों में कार्य नहीं कर रही है, लोगों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो जनता को है क्रांति करने का अधिकार या उस शासक को सत्ता से हटाने का अधिकार वो देता है। अगले सरकार के लोग उसने बताए हैं। ठीक है, जनतंत्रवादी है, गणतंत्रवादी उसने बताई है, राजतंत्र उसने बताया है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था वह जनतंत्र को ही देता है। अब साथियों, जो जॉन लॉक ने धर्म के संबंध में जो बातें बताई हैं, व्यक्तिवाद के संबंध में उसने बातें बताई हैं, वो अपन आगे वाली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए साथ में इस चीज को रिवाइज करते रहिए, अपने